जब रेडी हमारे सामने से गुजरने लगी तो हम पिस्तौलें निकाल कर सामने आ गए। हमने जो मैली कुचैली पगड़ियां बांधी हुई थी उनमें अपना चेहरा भी छुपा लिया हुआ था। मैंने रोबदार आवाज में कहा, दोनों रेडी से नीचे उतर आओ। खबरदार, अगर कोई हरकत की तो हमारे पिस्तौलों की गोलियां तुम दोनों को उड़ा देंगी। दोनों खाकरोब, जिनमें एक बूढ़ा था, हाथ जोड़ते हुए डर कर रेडी से नीचे उतर आए। हमने उन दोनों के हाथ पांव बांधने के लिए रस्सी का कुछ टुकड़ा पहले से काट कर रख लिया था। कमांडो मंसूर अहमद भट्ट उनके सामने पिस्तौल निकाले खड़ा था। मैंने फौरन दोनों के हाथ रस्सी से कसकर पीछे बांध दिए। इन बेचारों की खौफ के मारे आवाज नहीं निकल रही थी। इनमें जो जरा नौजवान मगर दुबला पतला था बड़ी मुश्किल से बोला, महाराज हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम तो चूरे हैं। बूढ़े ने आजिज़ी से कहा, महाराज हमारी गाड़ी ले जाएं, हमें न मारे। मैंने दोनों के मुंह कपड़ा ठोंस कर बंद कर दिया और उन्हें खींचता हुआ दरख्तों के पीछे ले गया जहां एक गड्ढा था। ये गड्ढा मैंने शाम को ही देख लिया था। इसमें दरख्तों की शाखें और बड़े बड़े मुड़ पड़े थे। हमने दोनों के मुंह पर इतनी जोर से कपड़ा बांधा कि वो जरा सा भी मुंह ना हिला सकें, सिर्फ सांस ले सकते थे। फिर उन्हें दरख्तों के दो अलग अलग मुड्ढों के साथ लिटाकर इस तरह जकड़ दिया कि वो सिर्फ अपने पांव और हाथों के पंजे ही हिला सकते थे। ये काम हमने 2 मिनट के अंदर अंदर कर लिया था। मैंने इन दोनों के ऊपर वहां पड़ी हुई दरख्तों की सूखी शाखें डाल दी। अब वो गड्ढे में पड़े हुए बाहर से दिखाई नहीं देते थे। उसके बाद हम रेडी या गधा गाड़ी पर बैठे और गाड़ी को कले की तरफ डाल दिया। गाड़ी में 2 लंबे लंबे झाड़ू पड़े थे। 2 टोकरे थे जिनमें वो कले का कूड़ा करकट डालकर बाहर लाते थे। कुछ फासले पर कले के दरवाजे की रोशनी नजर आ रही थी। हम गधा गाड़ी तेज तेज चला रहे थे। रात अंधेरी थी और उसके सुकूत को गधे के गले में पड़े हुए घुघरों की आवाज तोड़ रही थी। कमांडो मंसूर कहने लगा, एक बात मेरे दिमाग में आई है। मैंने पूछा, क्या? गधा गाड़ी की बागें मेरे हाथ में थीं। कमांडो मंसूर बोला, जिन 2 आदमियों को हम बांध कर फेंक आए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो आज सारा दिन वहां पड़े रहेंगे और उनको कोई ना देखे, जब वो कोई आवाज ना निकाले। इस बात का खतरा है कि नौजवान मुसली 2-3 घंटों की कोशिश के बाद आजाद हो जाएगा और वो फौरन कले की पुलिस को जाकर सारी बात बता देगा। उसके बाद ऐन मुमकिन है कि पुलिस कले की तलाशी लेकर और ऊपर छत पर आकर नीचे लटकी हुई रस्सी भी देख ले। और अगर पुलिस को रस्सी नजर ना आई जब भी वहां कमांडो शेरवान वाली कोठरी के ऊपर पुलिस की नफरी दुगनी कर दी जाएगी। ये पुलिस CID की है। उसे फौरन शक पड़ जाएगा कि कश्मीरी कमांडो खाकरोबों के भेस में कले में आए थे और कमांडर शेरवान को फरार कराने का कोई ना कोई बंदोबस्त कर गए हैं। कमांडो मंसूर की बात काफी वजनी थी। हमने आज कले के बाहर रस्सी लटकाने के बाद उसी दिन आधी रात को वहां आने का प्रोग्राम बनाया हुआ था। मैंने कमांडो मंसूर भट्ट से पूछा, तुम क्या मशवरा देते हो? वो बोला, दोस्त हमें जो कुछ करना है अभी कर गुजरना चाहिए। अभी दिन निकलने में काफी वक्त है, रात का अंधेरा छाया हुआ है। हम अभी कमांडो एक्शन करके कमांडर शेरवान को निकाल ले जाने की कोशिश करते हैं। अगर आज का सारा दिन इन मुस्लिमों को दे दिया तो वो 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद इस काबिल जरूर हो जाएंगे कि रस्सियों से जकड़े हुए हल्क से आवाजें निकालने लगें और इस तरह लोग वहां पहुंच सकते हैं। मुझे कमांडो मंसूर अहमद भट्ट का मशवरा बहुत सही मालूम हुआ। मैंने कहा, कमांडो दोस्त ठीक है, हम इसी वक्त कमांडो एक्शन शुरू करते हैं। 70 फुट पतली रस्सी के गुच्छे को हमने टोकरी में छुपा दिया था। एक गलती हमसे जरूर हो गई थी कि हमने दोनों मुस्लिमों के शनाख्ती कार्ड उनकी जेबों से नहीं निकाले थे, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। जब मैंने उसका जिक्र कमांडो मंसूर से किया तो वो बोला, अब जो होगा देखा जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा तो कह देंगे कि हमें बूटा और मुंशी से शनाख्ती कार्ड लेने जा नहीं रहे। कले के दरवाजे के सामने पहुंचकर मैंने गधा गाड़ी रोक ली। उस वक्त कले के आहनी गेट का एक बड़ा पट आधा खुला हुआ था और बाहर 2 सिपाही पहरे पर मौजूद थे, जिनमें से एक सिख था। मैं उतरकर गधे को खींचकर कदम कदम चलाता कले के दरवाजे में से गुजरने लगा तो सिख सिपाही ने बल्ब की रोशनी में हमें देखकर कहा, ठहर जाओ, तुम कौन हो? वो बूटा और मुंशी कहाँ हैं? हमारे हुलिये उस वक्त खाकरोबों वाले ही थे। ऊपर से कमांडो मंसूर हाथ बांधे खड़ा था। मैंने भी हाथ बांध लिए और बड़ी आजिज़ी से कहा, महाराज बूटा और मुंशी शादी ब्याह पर साथ वाले गाँव में गए हुए हैं। उन्होंने हमें अपनी जगह ड्यूटी पर भेज दिया है। मेरा नाम कुंदन मसीह है और ये मेरा मामा है जी, इसका नाम मुरली राम है। दूसरा सिपाही भी हमारे करीब आ गया, कहने लगा, बूटा और मुंशी कब वापस आएंगे? मैंने हाथ बांधकर बड़े आजिजाना लहजे में कहा, महाराज आज शाम को आ जाएंगे, कल वही ड्यूटी पर आएंगे। सरकार, कले के अंदर सफाई सुथराई जरूरी थी, इसलिए हम उनकी जगह हाजिर हो गए हैं। वो बोला, चलो अंदर और उसी तरह सफाई करना जिस तरह बूटा और मुंशी करते हैं। मैंने हाथ बांधते हुए कहा, महाराज आप चिंता न करें, और हम गधा गाड़ी को चलाते और उसके साथ साथ खुद भी पैदल चलते हुए तले के अंदर दाखिल हो गए। खुदा का शुक्र है कि उन्होंने टोकरी उठाकर नहीं देखी थी, क्योंकि टोकरी के नीचे 70 फुट लंबी रस्सी का गुच्छा पड़ा हुआ था। बहरहाल उसके जवाब के लिए भी मैंने एक माकूल जवाब सोच लिया था। इसके अलावा सिपाहियों ने गधा गाड़ी के नीचे जो झूला सा लटक रहा था उसे भी न देखा। उसमें हमारे दोनों ऑटोमेटिक पिस्तौल और मैगजीन थे। क्योंकि हमें दिन निकलने से पहले अपने कमांडो ऑपरेशन मुकम्मल करना था, इसलिए बड़े तेज एक्शन की जरूरत थी।
हम एक सेकंड भी जाया नहीं कर सकते थे। किले के अंदर एक पतली सी सड़क थी जिसके दोनों तरफ CID के दफातर थे जो बंद पड़े थे। हम गधा गाड़ी पर बैठ गए और उसे चलाते सड़क की मशरकी समत चले आए। जहां आकर हम गधा गाड़ी से उतर पड़े और यूं ही इधर उधर सड़क पर झाड़ू फेरने शुरू कर दिए। मशरक की जानिब तले की पुरानी सीढ़ियां ऊपर वाली मंजिल को जाती थी। सीढ़ियों के ऊपर बल्ब रोशन था और उस रोशनी में 2 सिपाही पहरा दे रहे थे। उनमें से एक स्टूल पर बैठा था, राइफल उसने घुटनों पर रखी हुई थी। दूसरा सिपाही बड़ी बेजारी से राइफल के सहारे खड़ा था। जहां दीवार में एक दरवाजा था जो बंद था। मैं झाड़ू देता कमांडर मंसूर अहमद भट्ट के करीब गया। मैंने आहिस्ता से कहा, यही दरवाजा नीचे कमांडर शेरवान के तहखाने में जाता होगा। हम जरा अंधेरे में थे। उसने दरवाजे को गौर से देखा और बोला, मेरा ख्याल है यही तहखाने का दरवाजा है। मुजाहिद ने यही बताया था, मगर हमें पहले किसी तरह तस्दीक कर लेनी चाहिए। मैंने कहा, तस्दीक करने का वक्त हमारे पास नहीं है, हमें एक्शन शुरू कर देना चाहिए, आगे जो होगा देखा जाएगा। हमने गधा गाड़ी एक तरफ खड़ी करते हुए उसके नीचे लटकते झूले में से अपने अपने ऑटोमेटिक पिस्तौल निकालकर अपने पुराने कोटों के अंदर छुपा लिए थे। मैंने कमांडो मंसूर अहमद भट्ट से कहा, मैं इन दोनों सिपाहियों को ठिकाने लगाने जा रहा हूँ। जैसे ही मैं ये काम खत्म करूँ, तुम टोकरी के नीचे से रस्से निकाल कर सीढ़ियों में आ जाना। रस्सी सीढ़ियों में छुपाकर मुझे कवर देना। ओके। ज्यादा बातें करने का वक्त गुजर चुका था। अब हमें इशारों में और शॉर्ट हैंड टाइप की गुफ्तगू करनी थी। कमांडो मंसूर वहीं सड़क के किनारे झाड़ू फेरने लगा। मैं भी झाड़ू फेरते हुए सिपाहियों की तरफ खिसकता चला गया। उनके करीब पहुंचा तो उन्होंने मेरी तरफ देखा। ओए, तुम कौन हो? बूटा मसीह कहाँ है? मैं हाथ बांध कर सीधा होकर खड़ा हो गया। महाराज, बूटा और मुंशी दुकान पर गए हुए हैं। उनकी जगह मैं और मेरा भाई मुरली प्रसाद आए हैं। दूसरे सिख ने हंसकर कहा, तो फिर बजाओ मुरली। मैं झाड़ू देता उन सिपाहियों के थोड़ा पीछे आ गया। पीछे आते ही मैंने दाएं बाएं सड़क पर निगाह डाली। वहां उस वक्त हमारे सिवा और कोई नहीं था। मैंने झुके झुके कोट के अंदर हाथ डालकर ऑटोमेटिक पिस्तौल निकाला और निकालने के साथ ही जके बाद दीगरे दोनों सिपाहियों की पीठ पर 3-3 फायर कर दिए। साइलेंसर की वजह से पिस्तौल के धमाके नहीं हुए थे। 3-3 गोलियां खाते ही दोनों सिपाही मुंह के बल जमीन पर गिर पड़े। इस दौरान कमांडो मंसूर रस्सी का गुच्छा उठाए दौड़ता हुआ मेरे पास आ गया। हमने दोनों सिपाहियों की लाशों को घसीट कर एक तरफ अंधेरे में डाल दिया। मैंने कमांडो मंसूर से कहा, सीढ़ियों में छुप जाओ, चौकस रहो, मैं तहखाने में जा रहा हूँ। सीढ़ियों के पास ही जो दरवाजा था उस पर ताला पड़ा हुआ था। मुझे पूरा यकीन नहीं था कि यह दरवाजा तहखाने को ही जाता है। उसमें असलहे का जखीरा भी हो सकता था, मगर इस किस्म की सोच का कोई फायदा नहीं था। मैंने दरवाजे के ताले पर फायर किया। गोली ने ताले को उड़ा दिया। मैं थोड़ा सा दरवाजा खोलकर दूसरी तरफ गया तो नीचे जीना जाता था। 6-7 सीढ़ियां थी। नीचे आखिरी सीढ़ी के ऊपर भी हल्की रोशनी वाला बल्ब था। जहां भी एक दरवाजा था जिस पर ताला पड़ा हुआ था। मैंने उसे भी पिस्तौल के फायर से उड़ा दिया। दरवाजा खोला और दूसरी तरफ आ गया। सबसे पहले मैंने जिस शय को देखा वो एक आदमी था जो नंगे फर्श पर औंधा पड़ा था। फायर की आवाज से उसने गर्दन जरा सी उठाकर मेरी तरफ देखा। मैंने कमांडर शेरवान को इस जख्मी और नकाहत की हालत में भी पहचान लिया। मैंने जाते ही उसे बाजू से पकड़कर उठाया और कहा, कमांडर, हम आपको ले जाने आए हैं, क्या आप चल सकते हैं? कमांडर शेरवान ने मुझे देखा तो उसके चेहरे पर जिस पर जख्मों के निशान थे और जो कमजोर हो रहा था उस पर रौनक सी आ गई। कहने लगा, मैं चल सकता हूँ। मैं कमांडर शेरवान को अपने पीछे चलाता सीढ़ियां चढ़कर तहखाने के दूसरे दरवाजे से बाहर आ गया तो कमांडो मंसूर को पिस्तौल हाथ में लिए एक तरफ घात में बैठे देखा। वो हमें देखकर जल्दी से उठ खड़ा हुआ। उसने आगे बढ़कर कमांडो शेरवान को गले लगा लिया। मैंने आहिस्ता से कहा, जल्दी से ऊपर छत पर चलो। मंसूर अहमद भट्ट, मैं आगे जाऊंगा। ऊपर 2 आदमी पहरे पर होते हैं। मैं सीढ़ियां चढ़कर छत वाले दरवाजे की आखिरी सीढ़ी पर बैठ गया। मैंने गर्दन जरा बाहर निकालकर छत पर निगाह डाली। अपने मुजाहिद के जासूस ने जो नक्शा बताया था बिल्कुल वही नक्शा था। हम किले की छत की मशरकी समत निकले थे। सामने काफी कुशादा पुरानी छत थी जिसके किनारे पर सीमेंट और ईंटों की बनी हुई पुरानी मचान थी जहां फौज के जमाने में मशीन गन पोस्ट हुआ करती थी। मैंने दूर से एक सिपाही को आते देखा। उसने राइफल कंधे से लटका रखी थी और बड़ी आहिस्ता आहिस्ता दीवार की दूसरी जानिब देखता चला रहा था। मैंने सीढ़ियों में से नीचे मुंह करके हल्की सी सीटी बजाकर कमांडो मंसूर अहमद भट्ट को इशारा किया कि होशियार रहे। सिपाही मेरी तरफ आ रहा था। शायद वो नीचे जाने वाला था। मैं सीढ़ियों में एक तरफ होकर दीवार के साथ लग गया। मेरी सारी तवज्जो इस बात पर थी कि इस सिपाही को हल्क से आवाज निकालने या राइफल का फायर करने की मोहलत नहीं मिलनी चाहिए। ये सिपाही हिंदू ही होगा क्योंकि वो सिख नहीं था। वो वाकई सीढ़ियां उतर कर नीचे जा रहा था। जैसे ही वो सीढ़ियों की चौखट के सामने आया, मेरे हाथ में जो ऑटोमेटिक पिस्तौल था उसमें से ठक ठक की आवाज के 2 फायर हुए और दोनों गोलियां सिपाही के सीने में उतर गईं और वो धड़ाम से सीढ़ियों में मुंह के बल गिर पड़ा। मैं उसे खींचकर छत पर ले गया। वो अभी जिंदा था। मैंने एक फायर उसके सर में किया। वो बेहिस हो गया। मैंने उसकी राइफल पांव से दूर करवी।
नीचे से कमांडो मंसूर अहमद भट्ट और कमांडर शेरवान ऊपर आ गए। कमांडो मंसूर अहमद भट्ट के कंधे पर रस्सी का गुच्छा था। हम दौड़कर सीमेंट की मचान के अंदर घुस गए। वहां 2 सुराखों में रस्सी को कसकर बांधा और रस्सी को किले की दीवार की दूसरी तरफ फेंक दिया। कमांडर मंसूर अहमद भट्ट छत पर मचान के कोने में पिस्तौल लिए इस तरह बैठा रहा कि अगर कोई दूसरा सिपाही उस तरफ आ रहा हो तो उसे भी वहीं खत्म कर दिया जाए। मगर वहां उस वक्त सिर्फ एक ही सिपाही गश्त कर रहा था, जिसकी लाश सीढ़ियों वाले दरवाजे की एक तरफ पड़ी थी। मैंने कमांडर शेरवान से पूछा, आप रस्सी को पकड़कर नीचे उतर सकेंगे? कमांडर शेरवान ने कहा, शेर जख्मी हुआ है, मरा नहीं। मेरा ख्याल था कि मैं कमांडर मंसूर अहमद भट्ट को नीचे उतारूंगा क्योंकि उसके पास असलहा था, मगर मुझे देखते देखते कमांडर शेरवान ने रस्सी को दोनों हाथों में थाम कर अपना चेहरा दीवार की तरफ किया और दोनों पांव दीवार के साथ लगाकर आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरना शुरू कर दिया। मैंने कमांडो मंसूर को इशारा किया, वो भी नीचे उतरने लगा। मैं पिस्तौल लिए ऊपर दीवार के पास बैठ गया, कभी छत पर सीढ़ियों की तरफ देखता और कभी सर झुकाकर नीचे उन दोनों मुजाहिदों को किले की दीवार के साथ लगकर नीचे उतरता देख लेता। जब दोनों नीचे उतर गए तो मैं भी नीचे उतर गया। नीचे किले की दीवार के साथ छोटी सी पगडंडी बनी हुई थी। चूंकि इस कमांडो एक्शन का प्रोग्राम हंगामी हालात में अचानक बन गया था, इसलिए हम ये नहीं तय कर सके थे कि कमांडो शेरवान को किले से निकाल कर किस तरफ ले जाना चाहिए। अगर दूसरी रात को इस मंसूबे पर अमल किया जाता तो हमने कमांडो शेरवान को किसी महफूज मकाम पर पहुंचाने का पहले से इंतजाम कर लिया होता, मगर हमें अचानक ये कमांडो ऑपरेशन करना पड़ गया था। मैंने यही फैसला किया कि अब जैसे भी हो हमें अपने मुजाहिद के घर का ही रुख करना चाहिए। उस वक्त पौ फट रही थी। थोड़ी देर में दिन का उजाला होने वाला था और किले के अंदर पंजाब पुलिस के 3 सिपाहियों की लाशें पड़ी थी और नीचे वाली दोनों लाशों का तो फौरन ही पता चल जाना था और फिर पुलिस को कमांडर शेरवान के फरार का भी इल्म होना था और उसके बाद अमृतसर शहर में एक तरह से हंगामी सूरत हाल पैदा हो जानी थी और पुलिस के साथ मिलिट्री इंटेलिजेंस और मिलिट्री पुलिस ने भी जगह जगह हमारी तलाश शुरू कर देनी थी। मैंने मंसूर अहमद भट्ट से कहा, वापस अपने साथी के मकान पर चलते हैं। उसने कहा ओके, और हम कमांडर शेरवान को लेकर हीगो ब्रिज की तरफ तेज तेज चलने लगे। कमांडर शेरवान की हालत बता रही थी कि उसे वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, लेकिन वो भी उस वक्त हमारे साथ तेज तेज चल रहा था। जिस वक्त हम दाइमगंज की बस्ती में दाखिल हुए उस वक्त आसमान पर सुबह की सफेदी नमूदार हो चुकी थी। सर्दी की वजह से गलियों में उस वक्त कोई नहीं था। मैंने मुजाहिद के मकान पर आकर दस्तक देने के बजाय दरवाजे को अंदर धकेला। दरवाजा खुला था। मुजाहिद ने हमें कह दिया था कि मैं दरवाजे को अंदर से कुंडी नहीं लगाऊंगा। हम तीनों मकान की ड्योढ़ी में दाखिल हो गए। ऊपर मुजाहिद जाग रहा था। उसने आवाज दी, कौन है? मैंने कहा, हम हैं। ऊपर आकर मुजाहिद ने हमारे साथ कमांडर शेरवान को देखा तो हैरान रह गया। वो कमांडर शेरवान को और कमांडर शेरवान उसको जानता था। उसने कुछ पूछे बगैर जल्दी से चारपाई बिस्तर ठीक किया। हमने कमांडर शेरवान को लिटा दिया और ऊपर कंबल डाल दिया। कमांडर के चेहरे पर इंतहाई नकाहत तारी थी। उसके बाएं गाल पर सिगरेट से चलने के कितने ही निशान थे। निचला होंठ सूजा हुआ था। उसने मुस्कुराते हुए मुजाहिद से कहा, तुमने सबसे बड़ा काम किया है, अल्लाह तुम्हें इसकी जजा दे। उसके बाद कमांडर पर गशी सी तारी होने लगी। मुजाहिद को हमने सारा किस्सा सुनाया तो वो बोला, तुम लोगों ने ठीक वक्त पर सब कुछ किया। हमने कमांडर की तरफ देखा। वो बेहोश हो चुका था। उस पर बड़ा घिनौना तशद्दुद किया गया था। उसकी गर्दन पर भी जख्म के लंबे लंबे निशान थे। एक आंख के नीचे स्याह दाग उभरा हुआ था। मुजाहिद ने कहा, तुम लोग यहाँ बैठो, मैं गर्म पानी लाता हूँ। वो पानी गर्म करके ले आया। हम उसमें कपड़ा गीला करके कमांडर के चेहरे के जख्मों को लगाने लगे। थोड़ी देर में कमांडर को होश आ गया। वो थोड़ा सा मुस्कुराया और उसके बाद दोबारा आंखें बंद कर ली। हम 1 हफ्ते तक इस मकान में बंद रहे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। हम लोगों को इस मकान में बंद 1 हफ्ता गुजर गया। इस दौरान कमांडर की खोई हुई ताकत काफी हद तक वापस आ चुकी थी। मुजाहिद हमें बाहर की एक एक पल की खबर लाकर देता था। पंजाब पुलिस खास तौर पर अमृतसर की खुफिया और सिविल पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस पूरे इलाके को अपने महासरे में ले चुकी थी और शहर की नाकाबंदी भी कर दी गई थी। कमांडर शेरवान के फरार और किले के 3 सिपाहियों के कत्ल के संगीन वाक़ये को मशरक़ी पंजाब की पुलिस ने खुफिया रखा था और अखबारों में खबर शाया नहीं होने दी थी, मगर शहर के लोगों ने पुलिस की सरगर्मियों से अंदाजा लगा लिया था कि जरूर कोई गैर मामूली वाक़या हुआ है। हमारा प्रोग्राम वहां से किसी तरह जम्मू कश्मीर की तरफ निकल जाने का था, मगर अपने मुजाहिद के आदमी जो रिपोर्टें ला रहे थे उनके मुताबिक शहर से बाहर निकलने वाली चिड़िया की भी पुलिस तलाशी ले रही थी। मजीद 1 हफ्ता गुजर गया। मुजाहिद ने हमें ऊपर वाली बैठक दे रखी थी। हम सारा दिन सारी रात उसी बैठक में रहते। रात को बिजली की रोशनी नहीं करते थे, मोमबत्ती जला लेते थे। हम कमरे की खिड़कियां भी नहीं खोलते थे।
चूंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था, इसलिए गुजारा हो रहा था। सिर्फ रात को किसी वक्त हम एक एक करके मकान की छत पर जरा टांगे सीधी करने के लिए चले जाते, मगर उस वक्त भी हम छत की मुंडेरों के करीब नहीं जाते थे।